2024 के प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 का हम आपके कॉन्फिडेंस के लिए हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और अभी हम लोग ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये स्टेटमेंट 1 है। इस स्टेटमेंट 1 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि ये पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है और यहाँ पर इनकमिंग सोलार रेडिएशन है, हमारा सोलार रेडिएशन आ रहा है और इसका जो शॉर्ट वेव है और काफ़ी फ्रीक्वेंसी हाई है। इसके बाद जब ये वापस जाता है तो इसकी एनर्जी कम होती है तो लॉन्ग वेव रेडिएशन के थ्रू जाता है। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, इसको रोक लेता है और ये गैसेस इसको रोककर पृथ्वी को गर्म करते हैं। तो पृथ्वी को कौन गर्म कर रहा है? पृथ्वी को कौन गर्म कर रहा है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। कौन गर्म कर रहा है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जिसको हम लोग हिंदी में पार्थिव विकिरण भी कहते हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन से ज्यादा आपको कौन हिट कर रहा है? पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को। एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है तो वो जो जा रहा है ऊपर एटमॉस्फेयर के पास, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, ये पृथ्वी के द्वारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो छोड़ा गया है, इसको अवशोषित करके, एब्जॉर्ब करके गर्म करते हैं। तो इस बेसिस पे इस बेसिस पे मैं देखूं तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो ये गलत कह रहा है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन से ज्यादा नहीं होता है। किससे ज्यादा होता है? टेरेस्ट्रियल। तो ये स्टेटमेंट हमारा, स्टेटमेंट 1 जो है हमारा गलत साबित। स्टेटमेंट 2 की ओर हम लोग जा रहे हैं। स्टेटमेंट 2 हमारा क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorber of long wave radiation। और ये मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया इस चीज को कि यहाँ से जो जा रहा है ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। लॉन्ग वेव रेडिएशन को, ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, क्योंकि पृथ्वी को जब सूर्य की किरणें एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है और ऊर्जा कम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है और फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा और ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके, तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्टेटमेंट 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, तो स्टेटमेंट 2 जो है आपका वो करेक्ट है। तो इसके अनुसार से हम लोग देखें तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इस तरीके से आपने पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। अगले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तुरंत अपलोड करेंगे बनाकर। तब तक के लिए 2024 के प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 का हम लोग आपके कॉन्फिडेंस के लिए डिटेल्ड सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन वाइज देने जा रहे हैं। और अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं, जो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग पहला स्टेटमेंट देखेंगे, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। तो ये पहला स्टेटमेंट बोला कि थिकनेस एट द इक्वेटर, विषुवत रेखा के ऊपर जो है ट्रोपोस्फेयर के थिकनेस ज्यादा होती है और एज कंपेयर टू द आई सेड पोल्स, ध्रुवों की एक तुलना में पोल्स इक्वेटर पे ज्यादा होता है, ये बताया। स्टेटमेंट 2 बता रहा है एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 1 तो हमने देख लिया। अब इसको कंसेप्चुअली हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। तो यदि मैंने आपको देखा कि मैंने आपको यहाँ पर पृथ्वी दिखाया और ये मैंने 5 डिग्री नॉर्थ और ये हमने 5 डिग्री नॉर्थ और ये 5 डिग्री साउथ, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में लिया और ये इसके बीच में 0 डिग्री का क्या है आपका विषुवत रेखा है। और पोल्स पे जाएंगे, ध्रुवीय क्षेत्र में जाएंगे 80 टू 90 डिग्री पे जाएंगे। पोल्स पर हम लोग जाएंगे 80 डिग्री टू 90 डिग्री। तो इक्वेटर पे क्या हो रहा है? यदि हम लोग इक्वेटर पे देखेंगे तो सूर्य की किरणें यहाँ पे सालों भर लगभग वर्टिकल लंबवत गिरते रहते, लगभग लंबवत गिरेगी या थोड़ी सी लंबवत से कम, नियर टू वर्टिकल। इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, गर्मी बहुत होती है और गर्म हवाएं यहाँ से ऊपर, गर्म हवाएं ऊपर संवहन करती है और जब संवहन करने की वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर लगभग 15 से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 15 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई को भी हम लोग ले सकते हैं। 15 से 16 या 15 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक इक्वेटर पे हमारा ट्रोपोस्फेयर यहाँ तक हो जाता है। लेकिन इसके अलावा यदि मैं यहाँ पर पोल्स पे देखूं तो पोल का रीजन, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ये काफी ठंडा होता है। तो यहाँ पे कन्वेक्शन की धाराएं नहीं होती बल्कि यहाँ पे हवाएं तो जहां पर ऊपर जा रही हैं, इसके कारण से यहाँ पर जो ट्रोपोस्फेयर है ये काफी ऊपर तक जा रहा है और पोल्स पे जब वहां पर संवहन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो हवाएं उतर रही हैं इसकी वजह से यहाँ संवहन नहीं हो रहा है। तो ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई, यहाँ पर 8 से, पोल्स पे दोनों ध्रुवों पे देखेंगे तो 8 से 10,
और उसका मुख्य कारण है कि यहाँ कन्वेक्शन नहीं हो रहा है, गर्मी नहीं, क्योंकि ठंडी हवाएं ऊपर नहीं जाती, गर्म हवाएं ऊपर जाती है और इक्वेटर पे गर्म हवाएं ऊपर जा रही है। अब हम लोगों ने ये जो संकल्पना है, ये कंसेप्ट आपने यदि समझ लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन पर और उसके स्टेटमेंट 1 को हम लोग देखेंगे। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर। तो एट द इक्वेटर बहुत ज्यादा है, एट द इक्वेटर मच इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। ये स्टेटमेंट 1 क्या है हमारा, करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब इसके बाद देखते हैं एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स। इक्वेटर पे क्या होता है, विषुवतीय क्षेत्र में हीट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बहुत ऊंचाई तक, ग्रेटर हाइट तक, बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। वहां पे गर्म हवाओं का कन्वेक्शन अपवर्ड होता है। अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट को कन्वेक्शन कहते हैं, संवहन। तो इस कारण से स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है और साथ में स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 बता रहा है स्टेटमेंट 1 का सही एक्सप्लेनेशन है। इस आधार पर यदि हम लोग देखेंगे कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1, इसका मतलब है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, and for the next question we will see in the next video and recently we will upload, wait for it। 2024 के प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 को हम लोग डिटेल सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन वाइज आपके कॉन्फिडेंस के लिए करने जा रहे हैं और अभी हम लोग ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन 3rd देख रहे हैं और ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, पहला दिखा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3rd में कंसीडर द फॉलोइंग पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, यहाँ पे क्या बता रहा है, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस। दूसरा है एश एंड डस्ट। थर्ड है नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड के बारे में बोल रहा है, नाइट्रोजन के बारे में बोल रहा है, नाइट्रोजन से रिलेटेड दूसरे और अन्य एटम्स के मिल के साथ कंपाउंड जो बने हुए नाइट्रोजन कंपाउंड। और तीसरा है सल्फर, चौथा है सल्फर के कंपाउंड। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन से एंड हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन। तो वोल्केनिक इरप्शन में से कौन कौन से प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं, इसके बारे में ये पूछा है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है, तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वोल्केनिक इरप्शन के बाद आपको बहुत सारे टुकड़े गिरते हैं, ऊपर से बड़े बड़े छोटे छोटे लावा के टुकड़े रहते हैं, मिट्टी के पत्थरों के चट्टानों के टुकड़े रहते हैं और साथ में तो ये जो टुकड़े जो रहेंगे, ये जो पीसेस आप देख रहे हैं और साथ में इसमें ऐश भी रहता है, इससे हम लोग क्या कहेंगे, डस्ट भी रहता है, इसे पायरोक्लास्टिक कहा जाता है, इसे पायरोक्लास्टिक। साथ में यहाँ पर छोटे 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 पार्टिकल्स कुछ जले हुए रहेंगे, उसको ऐश कहेंगे हम लोग, और पार्टिकल्स जो धूल के रहेंगे वो हमारा डस्ट। तो इसका मतलब है कि ऐश एंड डस्ट भी निकल रहा है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी निकल रहा है, ऐश एंड डस्ट के साथ पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी निकल रहा है। जो गैसेस निकलते हैं, इसमें जो गैसेस निकलेंगे बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर वेपर निकलता है, जलवाष्प, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, सल्फर के डाइऑक्साइड, सल्फर का कंपाउंड, इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, बहुत सारे गैसेस निकलते हैं। लेकिन नाइट्रोजन एज ए गैस निकलता है, नाइट्रोजन एज ए कंपाउंड नहीं निकलता है, सल्फर एज ए कंपाउंड निकल रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड में भी आप देखेंगे कि सल्फर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी एक कंपाउंड के रूप में सल्फर निकल रहा है। अर्थात यदि मैं इस क्वेश्चन का दोबारा मैं देखूं यहाँ पर कि वोल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा क्या क्या निकल रहा है, तो फर्स्ट हम लोग पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, ये सही है, ऐश एंड डस्ट ये भी सही निकल रहा है, नाइट्रोजन के कंपाउंड नहीं निकल रहे, नाइट्रोजन गैस निकलता है, और सल्फर के कंपाउंड। तो हमारे 3 सही हैं, तो इसके अनुसार से ओनली 3 करेक्ट है, ओनली 3 आर करेक्ट। तो ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3rd का सॉल्यूशन देखा। अगले क्वेश्चन के लिए जस्ट वेट करें, हम तुरंत अपलोड करेंगे। 2024 के प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 हम लोग देख रहे हैं और इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन वाइज कर रहे हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। और अभी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का देख रहे हैं पहला 4th नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फरेंस और इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप। मतलब है कि समताप रेखाएं इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जनवरी में क्या होता है, ठंडा होता है। एंड द आइसोथर्म्स, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। पहला स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करेंट्स, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कोल्डर एंड आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आइसोथर्म के बात कहा जाए तो आइसोथर्म या समताप रेखाएं वो होती है कि इमेजिनरी लाइन होता है जो कि एक समान तापमान को जोड़ने वाली रेखा हो। और जनवरी में कहा जाए तो जनवरी में यदि हम लोग इसको देखें तो जनवरी में लैंड जो होता है वो जल्दी ठंड हो जाता है, स्पेसिफिक इस हीट की वजह से लैंड जो होता है ज्यादा ठंडा रहता है और पानी तुलनात्मक रूप से गर्म होता है, और पानी बहुत टाइम लेता है, स्पेसिफिक हीट उसका ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा टाइम लेता है ठंडा होने में और ज्यादा टाइम हो लेता है गर्म। लेकिन जनवरी महीने तक आते आते लैंड ज्यादा ठंडा हो जाता है एक अक्षांश पर
और उसके तुलना में ओशियन गर्म रहे। ओशियन जनवरी मंथ में लैंड जल्दी जल्दी अपनी हीट को छोड़ देगा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, और वो ठंडा हो जाएगा, और उसी सेम लैटिट्यूड और अक्षांश पे ओशियन गर्म रहेगा। यदि आपको एक जगह 10 डिग्री देख रहे हैं एक अक्षांश पे, तो उसी जगह उसी अक्षांश पे ओशियन पे 15 हो। इसका मतलब है कि अभी हम लोग उस चीज को देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 10 डिग्री इस रीजन में, यहां पर हमें 10 डिग्री दिख रहा है, यहां 10 डिग्री दिख रहा है, तो इसी रीजन में 15 डिग्री यहीं पे सेम अक्षांश पे हो। और समताप रेखाएं और आइसोथर्मल लाइंस वो होती हैं जो कि एक इमेजिनरी लाइन होती है, जो वर्ल्ड पे ड्रॉ नहीं रहता है, लेकिन एक टेम्परेचर वाली मिलाने वाली रेखाओं को, सेम लाइन को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोथर्मल लाइन। तो ये आइसोथर्मल, तो यहाँ पे 15 है, तो थोड़ा सा समुद्र में और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 10 मिलेगा, और ऊपर जाएंगे तो 0, तो धीरे धीरे घटता चला जाएगा, लेकिन लैंड पे पहले ही घट जाएगा। तो क्योंकि लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, तो यदि लैंड पे यहाँ 10 डिग्री है और यहाँ पे 10 डिग्री है, तो यहाँ पर समुद्र में थोड़ा ऊपर जाके 10 डिग्री मिलेगा। तो ये आइसोथर्मल लाइन ओशियन में क्या दिख रहा है? नॉर्थ की ओर डेविएट दिख रहा है, और कॉन्टिनेंट में साउथ की ओर डेविएट दिख रहा है। यस, नॉर्थ में, ओशियन में नॉर्थ की ओर और कॉन्टिनेंट में साउथ की ओर डेविएट दिख रहा है। तो ये तो आपने देख लिया। इसके पश्चात यदि मैं देखूं, इसके पश्चात यहां पे देखूं, तो यहां पर एक गल्फ स्ट्रीम चलता है, और यहां से कोल्ड लेब्राडोर करंट, ये कोल्ड लेब्राडोर करंट होता है, और ये गल्फ स्ट्रीम करंट है। गल्फ की ये गर्म जलधारा, ये लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है, दोनों मिलकर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनाती है, नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह। और ये रीजन जब गर्म मिलने की वजह से तुलनात्मक रूप से ये क्या रहता है? हॉट रहता है, गर्म रहता है। तो यहां पर भी यदि आप देखेंगे, यहां पर भी आपको क्या दिखेगा? यहां पर भी यदि अभी आपने जो मैप देखा, यहाँ पर भी ये जहाँ करंट मिल रही हैं, ये जो करंट यहाँ पर, ये जो करंट यहाँ पे मिल रही हैं, इसके वजह से भी ये गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये भी गर्म हो रहा है। यदि यहाँ पे 0 होगा तो इसमें यहाँ 0 होगा, यहाँ पे तो थोड़ा सा गर्म रहेगा। तो इस कारण से अगेन ये जो सेकंड स्टेटमेंट का भी जो था, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जहां मिल रहे हैं, कोल्ड लेब्राडोर करंट जहां मिल रहा है, जहां पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन के चल रही है गल्फ स्ट्रीम इत्यादि, वहां पर भी आइसोथर्म नॉर्थ की तरफ ही समुद्र में डेविएट होता हुआ नजर आएगा। तो यदि मैं इस चीज को देखूं कि ये क्या दिखा रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला, द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। ये तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया। यस, यदि ना क्लियर हो तो दोबारा वीडियो देख लेंगे। और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट, जो वहां पे कोल्ड ओशियन करंट जो आ रहा है, लेब्राडोर कोल्ड करंट आ रहा है, फिर गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा वार्म करंट है, नॉर्थ, और दोनों मिलकर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का निर्माण करते हैं, मेक द नॉर्थ अटलांटिक, और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को थोड़ा सा रिलेटिवली ठंडा बनाते हैं। लेकिन ठंडा कहने का मतलब वो नहीं है कि लैंड की तुलना में ठंडा है, पानी थोड़ी सी ठंडा हो जाता है, लेकिन लैंड की तुलना में वो गर्म है, इसलिए वहां पर भी क्या है? नॉर्थ की तरफ ही डेविएट होता हुआ नजर आएगा। एंड अटलांटिक मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कोल्डर बट द आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। यहां पर भी क्या देख रहे हैं? ओशियन में यहां पे भी क्या दिख रहा है आपको? आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ इन द अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जहां पर दिख रहा है, मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कोल्डर एंड द आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। इसके अनुसार से हम लोग बोल सकते हैं कि बोथ 1 एंड 2, बोथ द स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का अगले क्वेश्चन 5 के लिए जस्ट वेट करिए, अभी आपको तुरंत अपलोड किया जाएगा। 2024 के प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 का हम लोग डिटेल सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन वाइज देख रहे हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। और साथ ही अभी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोकोआ पाउडर, जो आप लोग कोकोआ पाउडर जानते हैं, चॉकलेट वगैरह में भी डलता है, कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, कौन से? तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोकोआ को प्रोड्यूस करने के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, तो उसके अनुसार से आप इसको देख सकते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे देखूं कि कोकोआ प्रोड्यूस के लिए जो कोकोआ का प्रोडक्शन होगा, वो आपका, उसके लिए जो कंडीशन चाहिए, शर्तें चाहिए, ये आपका इक्वेटोरियल लाइन। और कोकोआ का प्रोडक्शन जो होता है, लगभग आपको 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल होना चाहिए, अच्छा खासा रेनफॉल, और टेम्परेचर भी अच्छा खासा हाई होना चाहिए तो होगा। तो कोकोआ का प्रोडक्शन इक्वेटर के पास ज्यादा होगा। कोकोआ का प्रोडक्शन जो इक्वेटर के आसपास का रीजन है, जहां अच्छा खासा रेनफॉल होगा, वहां पर होगा, और थोड़ी सी हाइट पे होगी। तो जहां छोटा 300, 400, 500, 800 मीटर की हाइट हो, प्लेटिव टाइप का कुछ, वहां पे होगा। तो अब हम लोग कोकोआ प्रोडक्शन को जान चुके हैं कि इसका कंडीशन क्या होता है, इसकी शर्तें क्या है ग्रो करने के लिए। यदि ये मुझे क्लियर है, अब हम लोग जाकर देखेंगे कौन सी कंट्री है। तो वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक अल्जीरिया एंड मोरक्को है, और अल्जीरिया एंड मोरक्को को देखें तो अल्जीरिया, ये अल्जीरिया है आपका, और ये मोरक्को है, और यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, बहुत कम है, पहाड़ तो है लेकिन रेनफॉल बहुत कम है, डेजर्ट जैसा सिचुएशन है, तो कोकोआ यहाँ नहीं होगा। इसके पश्चात हम लोग देखें, अगला है बोट्सवाना एंड नामीबिया, बोट्सवाना और नामीबिया।
तो बोट्सवाना और नामीबिया को देखें तो बोट्सवाना जो हमारे ये है आपका नामीबिया और ये आपका बोट्सवाना है, और यहाँ पर कोल्ड बेंगुएला करंट जाती है, कोल्ड बेंगुएला जलधारा जाती है और इसकी वजह से यहाँ डेजर्ट होता है। तो यहाँ पर भी सेकंड वाला भी आपके लिए सही नहीं है। अगला है कोट डी आइवरे एंड घाना। कोट डी आइवरे एंड घाना, यदि हम लोग इसको देखें तो कोट डी आइवरे यहाँ पर है और ये जो कोट डी आइवरे है और घाना यहाँ पर है, तो ये इक्वेटर के पास है। इसी तरह ब्राजील में भी यहाँ पर भी होता है कोकोआ का प्रोडक्शन, इंडोनेशिया की तरफ भी, पापुआ न्यू गिनिया के पास होता है। तो घाना कोकोआ का कहाँ होगा? कोट डी आइवरी और घाना में होगा। तो ये क्वेश्चन किसका था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आप देखते हैं तो वो छोटी सी बेसिक आइडिया कभी आप पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो वहां से आपको मिल जाता है कोकोआ का प्रोडक्शन। और यहाँ पे यदि इक्वेटर पे ज्यादा अच्छा रेनफॉल होता है तो इसकी वजह से ऑप्शन जो है आपका इसका कोट डी आइवरे और घाना इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे और मेडागास्कर मोजाम्बिक को भी यदि हम चेक करें तो मेडागास्कर ये है और मोजाम्बिक यहाँ पे भी रेनफॉल होता है, लेकिन 100 से लोग के 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है, 200 से ज्यादा नहीं होता है। तो ये हम लोग इसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमारे लिए कोकोआ और घाना is the correct option. Option C is correct for the 2 largest cocoa production as per the given option. ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन नंबर 6 के लिए तुरंत अपलोड करेंगे, वेट करें। 2024 के प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 को हम लोग डिटेल सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन वाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके और करेक्ट आंसर को जान सके, और साथ में इसलिए ये सॉल्यूशन को काफी अच्छा डिटेल किया जा रहा है। अगला जो हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, और इस क्वेश्चन में बोला गया है, ये इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स ज्वाइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम, जब गंगा नीचे जा रही है तो वहां पे मिलते हैं डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो यहाँ पर मुख्यतः ये पूछ रहा है, इट इज आस्किंग कि वेस्ट टू ईस्ट जो गंगा जो जा रही है प्रयागराज से क्रॉस होते हुए, उसमें गंगा के कौन से रिवर जो है वो मिल रही है वेस्ट टू ईस्ट पे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ देखेंगे कि गंगा, आपको पता है कि एक अलकनंदा ए से अलकनंदा ओरिजिनेट हुई, बी से भगीरथी, गोमुख से, और ये दोनों मिलकर गंगा बनी, और ये गंगा इस प्रकार से जा रही है। तो ये मुख्यतः गंगा रिवर है, और ये गंगा रिवर जो यहाँ पर आपने देखे अलकनंदा मिला, भागीरथी मिली, और देवप्रयाग पर ये क्या बन गई? गंगा। इस प्रकार से ये गंगा रिवर जा रही है, और गंगा रिवर का जब यहाँ जा रहा है तो यहाँ से एक इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है जो नैनीताल से रामगंगा रिवर आ रही है, रामगंगा कन्नौज के पास मिल रही है। फिर हमारी गोमती पीलीभीत से निकलते हुए लखनऊ के पास, तो ये रामगंगा हो गया, ये आपका गोमती हो गया, और उसके बाद एक काली रिवर जो है वो शारदा सरयू बनकर ऐसे काली रिवर आती है, और घाघरा से एक नदी मिल जाती है, और ये घाघरा होते हुए बिहार में जाके छपरा। तो ये शारदा है सरयू वाला, और ये आपका क्या है? घाघरा, छपरा में बिहार के पास मिलती है। फिर एक गंडक रिवर है जो पटना के पास आके मिलती है, बूढ़ी गंडक है, तो ये गंडक रिवर है। फिर उसके बाद आप बूढ़ी गंडक देख सकते हैं, फिर आपका कोशी है। तो हमने बोला यहाँ पे जो वेस्ट से ईस्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो रिवर जो है आपका कौन सा है? रामगंगा पहला। दूसरा हमने देखा गोमती रिवर देखा। फिर उसके बाद हमने देखा घाघरा रिवर, घाघरा ये देखा। इसके बाद हमने रामगंगा गोमती मेन रिवर, शारदा सरयू भी मिल रही है लेकिन वो अलग से, तो घाघरा। फिर उसके बाद हमने घाघरा देखा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर हम लोग देखे बिहार में कोशी, ये आपका कोशी नदी है। तो यहाँ पर हम लोग देखें जैसे हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, राम जी गोमेद पहने, है ना, राम जी क्या पहन रहे हैं? गोमेद पहन रहे हैं, गोमेद का अंगूठी पहन रहे हैं, और फिर नीचे से घाघरा पहन लिए। उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, राम जी तो रामदेव रहेंगे। राम जी गोमेद पहन लिए, फिर घाघरा पहन लिए, फिर उन्होंने गंदा डांस, फिर उन्होंने बुरा गंदा डांस, लेकिन कोसों से उनको देखने के लिए फिर भी आते हैं क्योंकि वो पुरुषार्थ वाले व्यक्ति। तो हमने बोला यहाँ से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी। इस प्रकार से इंडिया मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, और वो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यदि आपको ये याद हो गया हो तो यहाँ पर आपका रामगंगा के बाद गोमती है, गोमती के बाद घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद है कोशी। बूढ़ी गंडक भी था लेकिन यहाँ जो दिया हुआ उन्हीं रिवरों को देखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यूपीएससी के इस क्वेश्चन के अनुसार से ऑप्शन बी करेक्ट। क्लियर है? तो इंडिया मैपिंग बेस्ट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जस्ट वेट करिए, तुरंत आपको वीडियो अपलोड किया जाए। 2024 के प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 का डिटेल सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन वाइज हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। और साथ ही साथ अभी जो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन, और उसके अंतर्गत 7th क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, और इसमें है स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि रेनफॉल इज वन ऑफ द
रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक। तो रॉक के टूटने के लिए, अपनी उत्पत्ति के स्थान पर ओरिजिन पे ही टूटने के लिए क्या ये रेनफॉल रिस्पॉन्सिबल है? दूसरा स्टेटमेंट, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन, ये चीज पूछ रहा है। फिर हमने देखा रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसके बेस्ड सब क्वेश्चंस दिए हुए ऑप्शन। तो हम लोग देखेंगे कि पहला, कि जब रॉक्स होता है और रॉक्स पे जब बारिश होती है, जब रेनफॉल हो रहा है, तो रेनफॉल होने से इसके जो पोरस एरिया में पानी क्या है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये जब पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके पोरस एरिया में, तो ये रॉक एक्सपैंड करेगा, और जब ये पानी एवोपरेट होकर ड्राई हो जाएगा तो रॉक कंट्रैक्ट करेगा। तो ये लगातार हजारों सालों तक जब ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा तो रॉक ये धीरे धीरे ये रॉक पीसेस में टूटने लग जाएंगे, पीसेस में टूटने लग जाएंगे, और ये फर्दर ये फिर इस पर भी बारिश होता रहेगा और ये भी टूटकर छोटे 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 टुकड़ों में टूटने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, ये वेदरिंग हो रहा है, ये रॉक वहीं पे टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हुए फाइनली सॉइल का निर्माण कर देता है। तो ये आपने देखा कि पहला स्टेटमेंट तो आपको ये सही लगा कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है, क्लियर है। और इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, वेदरिंग के अंतर्गत, आप जब वेदरिंग पढ़ते हैं तो वेदरिंग के अंतर्गत इसे हाइड्रेशन प्रोसेस कहा जाता है, या जल योजन। जो आप देखेंगे जल योजन या जल के द्वारा अपघटन करना, जल योजन, तो जल जुड़कर क्या रेनफॉल से जो है चट्टाने का अपक्षय होता है, वेदरिंग होता है। तो अब हम लोग अगला देखेंगे कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर डिसॉल्व होता है। यस, ऊपर में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं और साथ में हमारे पास क्या है, वाटर वेपर है, और ये वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़कर हमारे को कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। और इसी कारण से जब ये रेन होता है तो हम लोग बोलते हैं कि एसिडिक रेनफॉल हो रहा है। कैसा रेनफॉल? एसिडिक रेनफॉल, अर्थात ये क्या है, इसके अंदर डिसॉल्व हो गया है, क्या हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में, इसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। और जब ये अम्लीय वर्षा जब किसी चट्टान पे गिरता है और उस चट्टान में यदि कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर है तो कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड वाटर, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम डाइबाइकार्बोनेट बना देते हैं और घुल जाता है। मतलब इस पानी के से चूना पत्थर जो है घुल कर हट जाता है, वहां पे केव, स्टेलेक्माइट, स्टेलेक्टाइट, विभिन्न प्रकार के अस्त्राकृतियों का निर्माण होता है, तो अपक्षय करता है। अर्थात क्या ये डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी में आ रहा है कार्बोनिक एसिड के रूप में, क्या ये वेदरिंग कर रहा है? तो यस, ये वेदरिंग कर रहा है, क्लियर है। अगला है कि क्या वाटर के साथ, यस, वाटर के साथ इनके पोरस एरिया में ऑक्सीजन भी इनके साथ रहता है। तो इस अनुसार से देखा जाए तो हमने देखा कि तीनों स्टेटमेंट अपनी जगह करेक्ट हैं, तीनों स्टेटमेंट अपनी जगह करेक्ट। अब यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट अपनी जगह करेक्ट हैं और यहाँ पे पहला बोल रहा है कि both 2 and statement 3 are correct and both of them explain statement 1। तो ये दो तो करेक्ट हैं क्या, लेकिन रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, क्या ये दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं? नहीं, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वेदरिंग करने में नहीं हेल्प कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोनिक एसिड बनाया था वेदरिंग करने में वो हेल्प कर रहा है। तो ये हेल्प कर रहा है, दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों ही इसको नहीं बता रहे हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है कि वेदरिंग में हेल्प कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हमने अभी बताया कि वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बनिक अम्ल बनाता है डिसॉल्व फॉर्म में, और वो जाके रिएक्ट करता है लाइमस्टोन से, चूना पत्थर से, और कार्बोनेशन प्रोसेस के द्वारा, कार्बनीकरण के द्वारा उसको घुला देता है और वेदरिंग करता है। तो इसका मतलब है कि केवल एक, तो हमने यहां पे देखा कि बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 ये करेक्ट है, यस ये करेक्ट है, और बोल रहा है ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। तो केवल इनमें से एक जो है इसकी व्याख्या कर रहा है, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग, तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अनुसार से हमने देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट है। कुछ लोग बोलेंगे कि ऑक्सीजन नहीं होता है, बेटा होता है उसमें, इसमें रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, क्लियर है। तो इस तरीके से कुछ लोग ये जाकर बोल देंगे कि यस ऑप्शन सी माइट बी करेक्ट, तो मेरे अनुसार से ऑप्शन बी करेक्ट, क्लियर है। मैं ट्राई टू एक्सप्लेन इन डिटेल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो है 8th क्वेश्चन है, उसके सॉल्यूशन के लिए तुरंत वेट करिए, तुरंत हम लोग उसको अपलोड करके अपडेट करें। 2024 के प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 का हम लोग डिटेल सॉल्यूशन दे रहे हैं, जिससे और हर क्वेश्चन वाइज दे रहे हैं, जिससे कि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ सके अपने हर क्वेश्चन के आंसर के लिए। और अभी हम लोग ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 देखने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री, और इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि एक फिनलैंड लिख रखा है, दूसरा है जर्मनी, फिर है नॉर्वे, फिर रशिया। फिर ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव ए बॉर्डर विद द नॉर्थ, कितने कंट्रीज जो हैं बॉर्डर बना रहे हैं नॉर्थ सी के साथ, ये देखना है। 4 दिए हुए हैं और हमें देखना है फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिनलैंड, हमारा जो फिनलैंड है, ये हमारा फिनलैंड है, ये फिनलैंड है,
और ये है आपका नॉर्वे, और ये है आपका जर्मनी, और ये है रशिया। और इसके बाद ये दिखा दें, ये जो पोर्शन है आपका ये है नॉर्थ सी, नॉर्थ सी। तो इसका मतलब यदि मैं देख रहा हूं कि ये यहाँ पर इस रीजन में यदि देखा जाए तो ये आपका जर्मनी, नॉर्थ सी के साथ जर्मनी बॉर्डर बना रहा है, और नॉर्वे, फिनलैंड तो बहुत दूर है और रशिया और ज्यादा दूर। तो फिनलैंड और रशिया जो है वो बॉर्डर नहीं बना रहा है। फिनलैंड और रशिया दूर है, नॉर्वे और जर्मनी नॉर्थ सी के पास ही हैं। इस कारण से नॉर्वे और जर्मनी ओनली टू कंट्रीज आर मेकिंग बॉर्डर। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कौन कौन सा बना रहा है, आपका जर्मनी एंड नॉर्वे। सो ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस आंसर। तुरंत हम लोग अगला क्वेश्चन को अपलोड करते हैं, उसके लिए अपडेट करें और तुरंत वेट करें, आपको तुरंत कुछ मिनटों में अपलोड किया जाएगा। 2024 के प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 को हम लोग डिटेल सॉल्यूशन और हर एक क्वेश्चन वाइज कर रहे हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके हर आंसर के लिए। और अभी हम लोग ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 देखने जा रहे हैं, और यहाँ पर ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे धुआंधार वाटरफॉल और साथ में मालवा रीजन और नर्मदा ये बता रहा है। और यहाँ पे हुंड्रू वाटरफॉल, ये छोटा नागपुर रीजन प्लेट्यू सुबर्ण रेखा, और दूसरा है आपका गिरसोप्पा, और ये वेस्टर्न घाट रीजन में नेत्रावती रीजन। इन हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज इज द गिवन इंफॉर्मेशन इज करेक्टली मैच। इसमें हमें देखना है कि ये 3 में से कितने करेक्टली मैच। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला कि नर्मदा रिवर यहाँ पे डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट के पास से जो ओरिजिन हुई है नर्मदा रिवर, और ये यहाँ से होते हुए जबलपुर सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से और विंध्या के बीच से गुजरते हुए यहाँ पर जबलपुर पे धुआंधार वाटरफॉल बना रहे। तो धुआंधार वाटरफॉल कहाँ पे बन रहा है? यस, सतपुड़ा की पहाड़ियों, और इधर से सतपुड़ा की पहाड़ी है और इधर से आपके विंध्या की पहाड़ी के बीच में से नर्मदा नदी जा रही है, वहां पे धुआंधार वाटरफॉल जबलपुर। ठीक है, उसके बाद है ये है आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू। इस छोटा नागपुर प्लेट्यू में बोलूं तो यहाँ पर आपका क्या है, सुबर्ण रेखा रिवर रांची प्लेट्यू से ओरिजिनेट होके जा रहा है और उड़ीसा में यहाँ पे गिर रहा है। और यहीं पर यहाँ पर आपको हुंड्रू वाटरफॉल भी है। क्या है? तो सुबर्ण रेखा रिवर पर यहाँ पर आपको क्या है, हुंड्रू, रांची के पास हुंड्रू वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल दिख रहा है आपको? हुंड्रू वाटरफॉल आपको सुबर्ण रेखा रिवर पे छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे, इसके पश्चात यहाँ पे आप देख रहे हैं वेस्टर्न घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट में इस रीजन पे यहाँ पे एक सारावती रिवर जा रहा है। नेत्रावती इधर जा रहा है, सारावती रिवर, कौन सी रिवर जा रही है? सारावती रिवर। और सारावती रिवर पर ही वेस्टर्न घाट पे वहां पे गिरसोप्पा, जिसको जोगड़ा गुंडी भी बोला जाता है, राजा रानी रॉकेट 3 सीरीज के राजा रानी रॉकेट रोरर, ये पूरा वाटरफॉल का सीरीज है। वहां पे गिरसोप्पा वाटरफॉल भी बोलते हैं, जोगड़ा गुंडी भी बोलते हैं, जॉग वाटरफॉल भी कहा जाता है, ये सब एक ही नाम। तो यहाँ पर आपको गिरसोप्पा दिख रहा है, और कौन सी नदी पे दिख रहा है? सारावती, नेत्रावती नहीं, सारावती रिवर पे दिख रहा है, और ये वेस्टर्न घाट। तो ये आपको दिख गया यहाँ पर, ये सारे कहाँ पर है। इसके बाद हम लोग आप करेक्टली देख लें कि कहाँ पर कौन सा है। यहाँ पे देखिए धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा में, मालवा पे तो यस, मालवा पे तो नहीं है, तो ये आपका इनकरेक्टली मैच्ड। हुंड्रू वाटरफॉल छोटा नागपुर प्लेट्यू में बना है सुबर्ण रेखा पर, तो ये आपका सही है। गिरसोप्पा वाटरफॉल जो बना हुआ है वेस्टर्न घाट में सारावती रिवर पे, नेत्रावती पे नहीं, तो ये गलत है। तो इन 3 में से एक ही करेक्टली मैच्ड है, और वो है आपका सुबर्ण रेखा रिवर वाला। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली 1। ठीक है, तो आपको शायद ये क्लियर हो चुका होगा। और दोबारा हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर आएंगे, और उसके लिए वेट करिए, तुरंत अपलोड किया जाएगा। प्रीलिम्स के 2024 के जीएस पेपर 1 का डिटेल सॉल्यूशन हर क्वेश्चन वाइज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। और अभी हम लोग ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन नंबर 10 को देखने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिखा रहा है कि एक रीजन है, वहां पे कौन सा माउंटेन रेंज है और टाइप्स ऑफ माउंटेन। एक सेंट्रल एशिया कंट्री है, और वहां पर हमें देखना है क्या वहां पर एक माउंटेन रेंजेस है वॉस्जेस, और वो किस प्रकार का है? फोल्ड माउंटेन। क्या ये करेक्टली मैच्ड है? सेंट्रल एशिया वॉस्जेस फोल्ड माउंटेन। यूरोप है, इसमें कौन सा है? अल्प्स माउंटेन है। क्या वो ब्लॉक माउंटेन है? ये देखना हमें। यस, नॉर्थ अमेरिका का अपलेशियन है, और वो क्या फोल्ड माउंटेन है। उसके बाद ये साउथ अमेरिका पर एंडेस है, क्या वो फोल्ड माउंटेन है। ये सारी चीजें क्या करेक्टली मैच्ड है, उसको हम लोग देखना है, और उसके लिए हम लोग चलते हैं। यस, यहाँ पर यूरोप में यदि मैं देखूं तो
यूरोप में यहाँ पर राइन नदी जा रही है, एक राइन नदी जा रही है यहाँ से और नॉर्थ सी में जाके गिर रही है राइन रिवर। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ऐसे राइन रिवर जा रही है और इधर इसके पास जो है यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है और साथ में वॉस्जेस है साथ में। तो यहाँ पर कौन सी नदी जा रही है? राइन रिवर, और साथ में यहाँ पे वॉस्जेस भी है, सही है, ब्लैक फॉरेस्ट भी है, और साथ में मैं कहूँ तो ये एक घाटी में फ्लो कर रहा है जिसको ब्लॉक माउंटेन, जैसे नर्मदा रिफ्ट वैली है ऐसे ये भी रिफ्ट वैली है, तो ये ब्लॉक माउंटेन है। ये क्या है? ब्लॉक माउंटेन। क्लियर है? तो आपको जर्मनी के आपको वेस्ट में आपको ये दिखेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर यदि मैं इस ऑप्शन को देखूं, यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि सेंट्रल एशिया, वॉस्जेस सेंट्रल एशिया में है ही नहीं और साथ में फोल्ड माउंटेन नहीं है, ब्लॉक माउंटेन, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये सेंट्रल एशिया में नहीं है, यूरोप है ना वॉस्जेस यूरोप में है। दूसरे ऑप्शन को यूरोप अल्प्स ब्लॉक माउंटेन को देखेंगे और ये भी हम लोग देखेंगे कि जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसे आगे आ रहा था, साथ में ये मेडिटेरियन सी भी आ रहा था, तो यहाँ पर ओशियन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर अल्प्स का फोल्ड माउंटेन बना। अल्प्स यूरोप में जो बना वो कौन सा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन कहने का मतलब है कि दो, जब मान लीजिए कि एक प्लेट जा रहा है जिसमें कि मैं दिखाऊं, और यदि मैं इसमें दिखाऊं कि इस प्रकार से आपका अफ्रीका प्लेट नॉर्थ में जा रहा है, इस प्रकार से नॉर्थ में जा रहा है, इसी के आगे जुड़ा हुआ मेडिटेरियन सी है जिसको पहले टेथिस सी कहते थे और वो थोड़ा नीचे है और ये जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया। तो जब ये प्लेट ऐसे जा रहा है, ये अफ्रीका का प्लेट है और ये आपका यूरेशियन प्लेट है, जब ये और इधर ये जो आपका टेथिस ओशियानिक प्लेट, तो जब ये नीचे की ओर जब जा रहा है तो यहाँ पे जो कुछ सेडिमेंट्स आ गए, एक्रिशनरी वेस्ट सेडिमेंट भी है, खरोंच के द्वारा और नदियों के द्वारा लाया गया, यहाँ पर कुछ सेडिमेंट्स हैं और ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये सेडिमेंट्स जो हैं यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स के द्वारा यहाँ पे संवेदनात्मक बल लगा और इससे ये फोल्ड होके अल्प्स का फोल्ड माउंटेन यूरोप के साउथ में बना और ये मेडिटेरियन सी रह गया। तो इसका मतलब है कि फोल्ड माउंटेन बनने के लिए क्या होना चाहिए? दो प्लेटों का कन्वर्जेंस होना चाहिए, अभिसरण, और उसके बीच में जो सेडिमेंट्स है वो कंप्रेस्ड होके फोल्ड माउंटेन बने। तो फोल्ड माउंटेन, तो यहाँ पर आपने क्या देख रहे हो इस जगह पे क्या देख रहे हो कि यूरोप में अल्प्स तो बना है लेकिन यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन लिखा हुआ है, तो इस कारण से ये भी ऑप्शन गलत। क्लियर है? क्योंकि ये फोल्ड माउंटेन है। अब नॉर्थ अमेरिका में अपलेशियन और फोल्ड माउंटेन, तो नॉर्थ अमेरिका का अपलेशियन और फोल्ड माउंटेन यदि हम देखें, नॉर्थ अमेरिका के अपलेशियन और फोल्ड माउंटेन को देखा जाए तो अपलेशियन माउंटेन रेंज जो बना हुआ है वो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट पे, और यहाँ पर भी पहले एक ओशियन प्लेट और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आपस में कन्वर्ज हुए थे और उनके बीच का सेडिमेंट फोल्ड होके फोल्ड माउंटेन। तो अपलेशियन कहाँ पे बना है? नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट पे, और साथ में ये फोल्ड माउंटेन भी है, साथ में ये क्या है? फोल्ड माउंटेन है। अर्थात ये जो हम लोग जो देखने जा रहे हैं थर्ड ऑप्शन, जो हमने ये थर्ड ऑप्शन देखा वो बिल्कुल सही है। नॉर्थ अमेरिका में अपलेशियन माउंटेन है और वो क्या है? फोल्ड माउंटेन। और अगला देखने जा रहे हैं साउथ अमेरिका में एंडीज और फोल्ड माउंटेन, और इसके लिए साउथ अमेरिका में यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कॉन्टिनेंट पर, यहाँ पर भी एक ओशियानिक प्लेट आया और इधर से साउथ अमेरिका प्लेट, और ये भी आपस में कन्वर्ज हुए और इनके बीच का जो सेडिमेंट है वो भी कंप्रेस्ड होकर फोल्ड माउंटेन बनाया। तो यहाँ पर भी नॉर्थ साउथ अमेरिका का एंडेस माउंटेन, ये भी फोल्ड माउंटेन है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं एंडेस। तो आपको कौन सा है? लास्ट के दो करेक्ट नजर आ रहे हैं और वो कौन से हैं? ओनली 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तुरंत अपलोड करेंगे, उसके लिए वेट करिए। 2024 के प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 का हम लोग डिटेल सॉल्यूशन हर क्वेश्चन वाइज दे रहे हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस हर क्वेश्चन के आंसर पे बन सके। और अभी हम लोग ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन नंबर 11 था और ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर बेस्ड है थोड़ा, लेकिन यदि आपको मैपिंग से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहे। यस, जब भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो एक डोनी पोलो एयरपोर्ट है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़े एकड़ में बन रहा है, और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भी आपके उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, और विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपको विजयवाड़ा में देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज अ ग्रीनफील्ड। रिसेंट पास्ट का मतलब ये करंट का है, तो कंस्ट्रक्टेड एज एन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता है ब्राउन फील्ड, ग्रीनफील्ड होता है कि जहाँ पे एग्रीकल्चर का फील्ड हो, मतलब स्क्रैच, मतलब वहां पे स्क्रैच से सब कुछ इंडस्ट्री कोई ग्रो करें, कोई एयरपोर्ट ग्रो करें, तो वहां पर हम लोग ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। लेकिन पहले से ही कुछ ऐसा हो और वहां पे दोबारा कोई प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा तो उसको ब्राउन फील्ड। लेकिन ये थोड़ा न्यूज में था कि जो 2018 से 2018 से ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसकी जो देखी जाए तो क्वालिटी मेंटेन करना वो कहीं ना कहीं अच्छे में नहीं है, इसका डिसयूज है और अच्छे से इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, इस कारण से करंट अफेयर में है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ द अबव, तो बस वो देखना था कि कौन कौन से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है उसका मैपिंग में देखना था, और वो आपका डोनी
पोलो एयरपोर्ट और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में है। ठीक है, स्क्रैच था वहां पर बनाया गया ग्रीनफील्ड। तो आपको कौन सा है, 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का ओनली 1 एंड 2 ज्योग्राफी बेस्ड ही क्वेश्चन है, लेकिन मैपिंग का है, लेकिन आपको करंट अफेयर से उठाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। फटाफट उसके लिए आप लोग आए, तुरंत मैं अपलोड करूंगा और अपडेट करूंगा। 2024 के प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 का मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, और हर एक क्वेश्चन वाइज, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। और अभी हम लोग ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन नंबर 12 को देख रहे हैं, और यहाँ पर है क्वेश्चन विद रेफरेंस टू वाटर वेपर which of the following statement is or are correct, is or are correct। फर्स्ट बता रहा है it is a gas, वाटर वेपर क्या है, ये सही भी, it is a gas the amount of which decreases with altitude, amount of which decreases with altitude, ये हमें देखना है। और नेक्स्ट है कि इस मतलब वाटर वेपर परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल, मैक्सिमम एट द पोल्स। तो ये दो स्टेटमेंट को देखना है। एंड इसके लिए अभी थोड़े क्वेश्चन में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि इक्वेटर पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा हीट सनरेज पड़ता है, तो यहाँ पे कन्वेक्शन होता है, वार्म एयर और वार्म वाटर वेपर ऊपर 15-18 किलोमीटर तक जाता है, 15 to 18 किलोमीटर तक जाता है। तो ये H2O है ना। और ऑक्सीजन के एटॉमिक देख लिया जाए, उसका मास को 8 ले लें, 16 ले लें, 2 18 उसका ले लिया जाए, तो इसके अनुसार से इसका कुछ भार है, वाटर वेपर का भी कुछ भार है ना। और यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते जाती है, पृथ्वी का ऊंचाई के साथ पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते जाता है, तो खिंचाव कम होगा। और यदि खिंचाव कम होगा तो इसका मतलब है कि ऊंचाई के साथ, इधर ज्यादा खिंचाव है तो ज्यादा वाटर वेपर रहेगा, ऊंचाई के साथ ये वाटर वेपर क्या होते जाएगा, कम होता चला, तो ऊंचाई के साथ वाटर वेपर कम होता। ये आपने जान चुके हैं। along with altitude amount of water vapor decreases, क्योंकि इसकी भार ज्यादा खींचा हुआ इधर रहेगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि एक तरफ हॉट एयर है, गर्म हवा है, और एक तरफ कोल्ड एयर है, ठंडी हवा है। तो कोल्ड एयर क्या होगा, वो कोल्ड एयर कोई भी चीज को सिकोड़ता है, तो कोल्ड एयर ठंडी हवा होती है तो बहुत ठंडी रहेगी, तो ठंडी हवा जो रहेगी वो सिकुड़ी हुई रहेगी। और जब वो सिकुड़ी हुई रहेगी तो ये तुलनात्मक रूप से ऐसा ना हो कि सिकुड़ी हुई रहेगी, जब सिकुड़ी हुई रहेगी तो इसके अंदर हवा ज्यादा रहेगा, और इसके पास जो है, इसके बीच में जगह जो होना चाहिए, इसके लिए वाटर वेपर के लिए बहुत कम जगह होगा, तो वाटर वेपर बहुत कम होगा। यहाँ पर वाटर वेपर जो हवा का वाटर वेपर होगा इसमें बहुत कम होगा। लेकिन गर्म हवा जो होती है वो एक्सपैंडेड फॉर्म में रहता है, इट इज ना फैला हुआ रहता है ज्यादा गर्म की वजह से। तो यहाँ पर जो हवाएं होंगी वो क्या रहेंगी, फैली हुई रहेंगी, और इसकी हवाओं का पार्टिकल थोड़ा सा दूर दूर रहेगा। अब जब दूर दूर रहेगा तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, इसमें ज्यादा जगह रहेगा, और इस जगह उस ज्यादा जगह में वाटर वेपर ज्यादा आ सकता है, वाटर वेपर क्या रहेगा, ज्यादा, और इसमें कम रहेगा। तो पोल्स पे क्या रहता है, ठंडा होता है, पोल्स के पास का रीजन ठंडा होता है, तो वहां पे परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो इस के अनुसार से हम लोगों ने ये समझ लिया, पहला क्या है कि वाटर वेपर से क्या चीज सही है, तो पहला इट इज अ गैस, वाटर वेपर को गैस मानते हैं, एंड द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद अल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई के साथ ये डिक्रीज करता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स, और हम देख रहे हैं कि वहां पर उसका परसेंटेज क्या है, हवा की तुलना में बहुत कम है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट। अगला तुरंत हम लोग अगला क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को अपलोड करते हैं, उसके लिए अपडेट के लिए तैयार रहिए, तुरंत मैं करता हूं, वेट करें आप। 2024 के प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 का डिटेल सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन वाइज दे रहे हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। और अभी हम ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन नंबर 13 को देखने जा रहे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, ये सारे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ किसी चीज का, और इसमें बता रखा है कि एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर्स इज लो, मतलब कि तापांतर पूरे ईयर का तापांतर मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और किसी दिन का भी मैक्सिमम माइनस मिनिमम वो लो है। मींस डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, लो है। अगला है प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन लगभग पूरे साल कम बेसी होता रहता है ना। अगला दिख रहे हैं प्रेसिपिटेशन वैरीज बिटवीन 50 to 250। ये तीनों क्वेश्चन को हमने जब तीनों डिस्क्रिप्शन को देखा, उसके बेसिस पे जब मैंने ऑप्शंस देखा, तो ऑप्शंस बड़े ही ट्रिकी, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, और मैक्सिमम बच्चों से गलती करवाएंगे, यस थोड़ा सा। और इसके अंतर्गत यदि आप लोगों ने जीसी लियोंग का नेचुरल क्लाइमेटिक रीजन आपने यदि किया हो, तो वहां से आपको पकड़ में आ जाएगा अच्छे से, या बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड आप यदि करते हैं तो वहां से आराम से पकड़ में आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें आपको ऑप्शन में व्हाट इज दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट, इन तीनों डिस्क्रिप्शन में इक्वेटोरियल क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और मरीन
वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट को देखते हैं। इस इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक तो पूरे साल में मैक्सिमम यदि जनवरी का टेम्परेचर देखा जाए, इक्वेटोरियल, मैंने पहला बोला इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, इस इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में देखा जाए तो जुलाई सबसे आपको हायर टेम्परेचर बताया जाता है, तो वहां पे 28 डिग्री होता है, और जनवरी का जो होता है जब से लो कहा जाता है वहां पे 20। तो आपको यहाँ पर कितना मिल रहा है, लगभग 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का रेंज ऑफ टेम्परेचर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मिल रहा है। साथ में यदि मैं बात करूं यहाँ पर एवरीडे 12 बजे के बाद 2 से 4 बजे के बीच में रेनफॉल होना ही होना है इक्वेटोरियल रीजन। तो यहाँ पे लगभग 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर है। तो पहला जो आपने यहाँ पर ये ऑप्शन आपने जो देखा, फर्स्ट ऑप्शन जो देखा था, यहाँ पे रेनफॉल 200 से 400, ध्यान देखिएगा, और यहाँ पर एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे लो है। इक्वेटोरियल रीजन में डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर भी दोपहर सुबह यदि आपको 26 रहेगा तो दोपहर में 27 डिग्री के आसपास 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इक्वेटोरियल रीजन में रहता है। इसका मतलब है कि आपका रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है बहुत लो है, जिसमें कि आपको एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये तो स्टेटमेंट इक्वेटोरियल में भी है। प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, एवरी डे होता है, तो इसका मतलब थ्रू आउट द ईयर हो रहा है, लेकिन रेनफॉल कितना होता है 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच में, लेकिन यहाँ पे लोग बोल रहा है 50 से 250 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं। अगला हम लोग देखेंगे चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है? तो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंतर्गत हम लोग यदि देखें चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या रहेगा, जैसे मैंने ये लाइन खींच दिया, यहां से एक वार्म कुरोशियो करंट जाता है। ये कैसा है? वार्म कुरोशियो करंट जाता है। यहां से गर्म गल्फ स्ट्रीम, वार्म गल्फ स्ट्रीम जाता है। यहां से वार्म ब्राजीलियन करंट जाता है, वार्म ब्राजीलियन करंट जाएगा, और यहां से वार्म मोजाम्बिक और मेडागास्कर फिर अगुलास बनते हैं। तो यहाँ पे मोजाम्बिक और मेडागास्कर दोनों वार्म। इस वार्म की वजह से कोस्टल रीजन क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और कोस्टल रीजन जब गर्म हो जाता है तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, और उसके तुलना में समुद्र हाई प्रेशर, और इस तरीके से विंड बहने लगता है, और पूरे साल यहाँ पे बारिश होता है। पूरे साल चाइना के ईस्टर्न पार्ट में, साउथ ईस्ट पार्ट में, और यूएसए के ईस्ट पार्ट में भी होता है, और यहाँ पर भी। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया कि वहां पे ऑनशोर विंड आ रहा है, यहाँ पर ऐसे ऑनशोर विंड आ रहा है साल भर, लेकिन ये जो रेनफॉल होता है 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, और इसको नाम दिया गया है, यहाँ पर है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो वार्म ओशन करंट की वजह से होता है। तो यहाँ पर यदि मैं देखूं, यहाँ पर चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में एनुअल एंड डेली रेंज, जहां पे कोस्टल रीजन पे आप कभी भी किसी कोस्ट पे जाओगे, जैसे मुंबई में जाते हैं, चेन्नई में आते हैं, केरला, कोच्चि में कहीं जा रहे हैं, तो वहां पर क्या रहेगा? वहां पे आपको गर्मी में ना तो ज्यादा गर्मी होगा, विंटर में ना ज्यादा विंटर, क्योंकि आपने एक पढ़ा होगा, आपको सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज होता है, उसके वजह से कोस्टल रीजन का तापमान बढ़ नहीं पाता है, और साल भर लगभग अच्छा मौसम बना हुआ रहता है। टेम्परेचर जैसे आप दिल्ली में चले जाएंगे और ग्वालियर में चले जाएंगे, कहीं पे भी इंटीरियर रीजन में, जिसको कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं, वो बहुत ज्यादा गर्मी में गर्म और ठंड में बहुत ज्यादा ठंडा होता है, इसलिए वहां पे रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होगा। लेकिन कोस्टल रीजन में एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर कम रहता है। तो चाइना टाइप में भी जो कोस्टल रीजन दिख रहा है, सब में एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर रहेगा, वो लो है। ये भी चाइना टाइप में दिख रहा है। प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे भी प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होता है। आपको दिखाया कि गर्म ओशन करंट तो हमेशा चल रहा है, गल्फ स्ट्रीम और आपका कुरोशियो करंट, ब्राजीलियन करंट, अगुलास करंट, ये सब थ्रू आउट द ईयर हमेशा पूरे साल चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर बनेगा और विंड हमेशा कोस्ट की ओर आएगा। लेकिन रेनफॉल कितना होता है? केवल 100 से 150 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बोल रहा है 50 से 250। इस बेसिस पर चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी नहीं। इसी तरीके से ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी यदि हम बात करें, तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जैसे हमारे भारत का जो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यदि भारत का देखा जाए तो ये 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच रहता है। क्लियर है? और वो हम लोग कह सकते हैं 100 से, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं मरीन वेस्ट क्लाइमेट। मरीन मतलब समुद्र के तट पे ही होगा, लेकिन वेस्टर्न पार्ट पे, समुद्र के तट पे ही होगा लेकिन वेस्टर्न पार्ट पे ही होगा। ये आपको इक्वेटोरियल रीजन है, और आपको पता है कि समर जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है तो यहाँ से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड क्रॉस करता है, और इक्वेटर के बाद ये कोलिस फोर्स के द्वारा ये डिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ जाता है। तो यहाँ पर ये आकर क्या कर रहा है? रेनफॉल कर रहा है कोस्टल रीजन में, इस प्रकार से रेनफॉल। इसी तरह इंडिया के वेस्टर्न घाट पर भी इसी तरह हो रहा है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आ रहा है और ये साउथ वेस्ट मानसून बन गया क्रॉस करके। तो यहाँ पर इसी तरह अफ्रीका में भी रहा, और आपको नॉर्थ अमेरिका और वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में इस प्रकार का मरीन वेस्ट क्लाइमेट होता है।
और यहाँ पर देखेंगे यदि भारत का इस वेस्टर्न घाट का रीजन देखा जाए तो जब ड्राई सीजन होता है, जब विंटर का सीजन होता है, तब भी केरला में, कर्नाटका में थोड़ा बहुत रेनफॉल होते रहता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत रेनफॉल है, भारत में पूर्णतः नहीं होता है, लेकिन ड्राई क्लाइमेट जब विंटर का समय होता है यहाँ पे फिर भी 30, 40, 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होते रहता है। लेकिन जब मानसून आता है तो ये केरल और कर्नाटका के कोस्ट जो वेस्टर्न क्लाइमेट है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे 200 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल होने लग जाता है। अर्थात ये थ्रू आउट द ईयर होता है। कैसा होता है यहाँ पे? थ्रू आउट द ईयर होता है। यहाँ पे भी कोस्टल रीजन है और यहाँ पे भी एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर कम होगा, लेकिन 50 से लेकर 250 सेंटीमीटर का रेनफॉल होगा। तो इस बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट जो है, ये तीनों को, कोस्टल रीजन है तो एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर लो रहेगा, प्रेसिपिटेशन अक्सर थ्रू आउट द ईयर थोड़ा बहुत होते ही रहता है सालों भर, और प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 to 250। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? और अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। जस्ट इसके लिए आप लोग अपडेट करिए और तुरंत अपलोड करता हूं आपको। प्रीलिम्स 2024 जीएस पेपर 1 का डिटेल सॉल्यूशन दे रहे हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन का आपको अच्छे से समझाया जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है कि जिससे हर एक क्वेश्चन का आपको कॉन्फिडेंस आ सके। और यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन नंबर 14, और पहला देख रहे हैं विद रेफरेंस टू द कोऑर्डिनेट फोर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पहला जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं कहीं ना कहीं आप बुक्स में पढ़ते हो, यहाँ की इसकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा हो। इसके समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बुक से अलग तरीके से जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मुझे 15, 20, 25 मिनट चाहिए, या तो मेरे किसी वीडियो में यूट्यूब पे कहीं पे पढ़ा हुआ है क्लाइमेट्स का, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्टली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है कि इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। जो कोऑर्डिनेट फोर्स होता है, ये जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाओगे, जैसे आपने सुना होगा कोऑर्डिनेट फोर्स से कोई भी चलती हुई चीज, एनी मूविंग थिंग डिफ्लेक्ट राइट वर्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और डिफ्लेक्ट लेफ्ट वर्ड इन द सदर्न। तो कोई भी चलती हुई चीज राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट करती है नॉर्दर्न एंड सदर्न। यस, चलती हुई चीज, ध्यान रखें। और वो उसकी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी तो वो डिफ्लेक्ट और ज्यादा हो। क्लियर है? तो इसीलिए जेट स्ट्रीम जो ऊपर में जो चलता है वहां पर बहुत ज्यादा स्पीड से विंड चलती है, और जो जेट स्ट्रीम हो जाता है पैरेलल टू आइसोबार, समदाब रेखाओं के समानांतर चलने लगता है और जेट स्ट्रीम, जेट धारा का निर्माण हो जाता है। तो वो किस लिए हो रहा है कि कोऑर्डिनेट फोर्स ज्यादा लगता है, स्पीड ज्यादा होती है, कोऑर्डिनेट फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए पैरेलल टू आइसोबार हो जाता है, जिसको जियोस्ट्रॉफिक विंड या भूविक्षेपी पवनी भी कहते हैं। तो ये तो आपने देखा कि जब ज्यादा स्पीड होगा तो कोऑर्डिनेट फोर्स ज्यादा। यस, और इसके समझाने के लिए पूरे कोऑर्डिनेट फोर्स का कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, फिलहाल वो ज्यादा समय लग जाएगा। अभी फिलहाल ये तो पहला स्टेटमेंट हमने बोला कि कोऑर्डिनेट फोर्स जो है इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग। कभी किताब में आपने देखा होगा कि जनरली मान लीजिए कि ये आपका 1000 MB है और ये 990 MB है और ये 980 MB है, तो विंड किधर से किधर मूव करेगा? इधर। और यहाँ से ऐसे विंड डिफ्लेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर की ओर विक्षेपित होते जाएगा, डिफ्लेक्ट इधर की ओर होते जाएगा। लेकिन यही आपको यदि मैं कहूँ कि ये जो दिख रहा है, ये जो रहे बहुत ज्यादा, यहाँ पर 1000 हो, यहाँ पर 800 हो, यहाँ पे 600 MB, तो बहुत ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस है, तो विंड बहुत तेज मूव करेगा। तो प्रेशर डिफरेंस तो इधर दिख रहा है, विंड ऐसे पैरेलल हो जाता है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है और यही जेट स्ट्रीम बनता है। तो पहला तो इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, करेक्ट है। फिर बता रहा है इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स। हाँ, इक्वेटर के पास जो है, आप यदि हम इक्वेटर के पास की बात करेंगे, इक्वेटर के पास जो कोऑर्डिनेट फोर्स होता है लगभग नेग्लिजिबल होता है। इसी कारण से यहाँ साइक्लोन, लो प्रेशर है लेकिन यहाँ साइक्लोन नहीं बनता है, इसी कारण से, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट फोर्स नहीं है, क्योंकि कोई साइक्लोन बनने के लिए टर्निंग इफेक्ट चाहिए। और यहाँ पर जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता चला जाएगा, अक्षांश बढ़ता चला जाएगा, आपका कोऑर्डिनेट फोर्स बढ़ता चला जाएगा और मैक्सिमम कहाँ हो जाता है? पोल्स पे हो जाता है। यस, तो यहाँ पे मैक्सिमम एट द पोल्स। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है आप लोग को? अब अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, उसके लिए जस्ट वेट करें, तुरंत मैं अपलोड करूं। 2024 के प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 का डिटेल सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन वाइज दे रहे हैं हम, जिससे आपका हर एक क्वेश्चन के लिए कॉन्फिडेंस उठ सके कि यस इसका आंसर क्यों है ऐसा। और अभी हम लोग ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15 देखने जा रहे हैं, और यहाँ पर ये क्वेश्चन ये है कि ऑन June 21 every year which of the following latitude or latitudes experiences a sunlight of more than 12 hours। 12 घंटे से ज्यादा कौन कौन से लैटिट्यूड्स पे आपको 21 जून को आपका होता है 12 घंटे से ज्यादा? उसके लिए 4 ऑप्शन दे रखा है। इक्वेटर है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल मतलब विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। इसके लिए थोड़ा सा बेसिक आपको आइडिया दे दूं मैं कि 21 जून को ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है
और ये आपका इक्वेटोरियल लाइन विषुवत रेखा, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये है आपको मतलब ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये आपका नॉर्थ पोल है। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ, और ये अंटार्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ। इसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये जो है आपका आर्कटिक सर्कल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं। और सन रेज, ये आपका सूर्य है, सन है, और 21 जून को सन रेज जो है, सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली गिरती रहती है, और इस चक्कर में अर्थ का आधा भाग पूरी लाइट होती है। हमेशा ही आधा भाग पर क्या होगा, लाइट होगा, आधे भाग में लाइट। अब ये हो गया कि यहां से यहां तक सदर्न हेमिस्फीयर में इतने भाग में लाइट होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में लगभग इतने भाग पर लाइट होगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इतने भाग पर। तो इसका मतलब है कि ये आधा, पूरी ये जो आप वर्ल्ड देखते हैं उसके आधा कवर करने में 12 घंटा लगता है, लेकिन इसके आधे से भी ज्यादा भाग पर रोशनी आ रहा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और आर्कटिक सर्कल पे और नॉर्थ पोल पे आपको क्या रहेगा, 12 घंटे से ज्यादा सनलाइट रहेगा 21 जून को, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या दिख रहा है, आधे से ज्यादा तो, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में बहुत कम दिख रहा है। इस कारण से आपको साउथ में कम लाइट रहेगी, और नॉर्दर्न गर्मी के समय में आप लोग ये फील करते होंगे कि आपको 13-14 घंटे की क्या हो जाती है, दिन हो जाती है। तो इस कारण से ही होता है, क्योंकि आधे से ज्यादा भाग पर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, लाइट आता है, और इस कारण से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, ये दो रीजन हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो आपको क्या बता रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल। कैप्रिकॉर्न पे नहीं, इक्वेटर पे 12 घंटा, इक्वेटर पे केवल 12 घंटा ही रहेगा। आप देख सकते हैं इक्वेटर पे एकदम जस्ट आधा है, इधर आधा इधर आधा, तो इक्वेटर पे क्या रहेगा, 12 घंटे की लाइट, 12 घंटे की डे, 12 घंटे का नाइट। लेकिन यहाँ पर जो हो जाएगा 12 घंटे से ज्यादा। तो आपको कौन सा ऑप्शन हो गया, दोबारा हमने दिखाया कि ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। तो वो है आपका इक्वेटर, नहीं, इक्वेटर पे तो 12 आवर्स हो रहता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मोर देन 12 आवर्स रहेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 12 घंटे से कम रहेगा, 10 घंटे के आसपास, और आर्कटिक सर्कल पे 12 घंटे से भी ज्यादा। तो इसका मतलब आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपको, 2 and 4, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 16 होगा, जस्ट वेट करिए, तुरंत मैं अपडेट करता हूँ और अपलोड करता हूँ। 2024 के प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 का हम लोग डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसलिए जिससे कि हर एक क्वेश्चन का मिल सके और उसका आप लोग को उस हर एक क्वेश्चन के करेक्ट आंसर से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। अभी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखने जा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पहले 16 क्वेश्चन नंबर, वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीट। पीटलैंड कहने का मतलब होता है कि वो दलदली रीजन जहाँ पर पानी हो, और पानी में यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेशन अंदर दबकर बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ है, जो इसमें बहुत ऑर्गेनिक पदार्थ है जो आपका इसमें दबा रहे। यस, तो ये पीटलैंड कहा जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक, जैसे केरला के कोट्टयम और एलिप्पी डिस्ट्रिक्ट में जैसे पीट सॉइल भी आपने सुना होगा, एक भारत में एक प्रकार का सॉइल होता है पीट सॉइल। तो यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, और कोस्टल एरिया में भी मिलता है, लेकिन किस लिए मिलता है, वहाँ पे पानी ज़्यादा होता है। लेकिन वर्ल्ड में कहाँ पे ज़्यादा ये पीटलैंड मिलेगा, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है। और कहाँ रेनफॉल होता है आपको ज़्यादा, ये पता है आपको कि इक्वेटोरियल रीजन में 200 से 400 सेंटीमीटर का वर्षा होता है, और ऐसे रीजन में पीटलैंड मिल सकता है जहाँ पे पानी जमा हुआ हो, और घास फूस पेड़ पौधे जो हों सड़कर अंदर दब रहे हों, और ऑर्गेनिक वो अंदर में हवा के ना होने जैसे डिकम्पोज भी नहीं रहेंगे, अंदर ही रहे। तो ऑर्गेनिक मैटर की बहुत अधिकता होती है, और वो धीरे धीरे ये पीट कोल जो सबसे लोएस्ट क्वालिटी का कोल होता है, करोड़ साल में बदल जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देख रहे हैं कि वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड व्हिच होल्ड्स अबाउट 3 years worth of global carbon emission। 3 years worth of which holds about 3 years worth of global carbon emission from fossil fuel, जो कि जिसके पास जितना होल्ड्स अबाउट 3 years जितना होना चाहिए ग्लोबल कार्बन एमिशन होता है पूरे विश्व में, उतने फॉसिल फ्यूल उसमें रखा हुआ है, एंड द पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ विच कैन एक्सर्ट डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट। और यदि इसका क्या है डिस्ट्रक्शन होता रहे, तो फिर ये ग्लोबल क्लाइमेट पर, पूरे विश्व में क्लाइमेट पे बदलाव कर देगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर बहुत दबा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और वो विच ऑफ द फॉलोइंग
इज डिनोट्स दैट रीजन। आपको पिटलैंड समझा दिया। अब ये दिखता है कि कहीं ना कहीं ये करंट में पढ़ा, यस और नॉट। तो जब पढ़ते हैं तो छोटी छोटी नॉलेज को ही ले, बहुत बड़ा स्मार्ट बनकर आईएएस ऑफिसर नहीं बनते हैं, छोटे छोटे चीजों से ही आईएएस ऑफिसर बना जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कौन सा रीजन है। अमेज़न बेसिन भी देखा जाए, कॉन्गो बेसिन है, किकोरी बेसिन है एंड रायो डी ला प्लाटा बेसिन है। ये 4 बेसिन है, नदियों का है ये। और यहाँ पर यदि मैं इक्वेटर देखूं, इक्वेटोरियल रीजन देखूं, तो ये एवरी डे रेनफॉल होता है आफ्टर 12 PM और मोस्टली 2 PM टू 4 PM। तो यहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होता है। तो एक तो अमेज़न बेसिन है आपका, एक है आपका कॉन्गो बेसिन, और एक आपका पापुआ न्यू गिनिया के पास जो है आपका क्या है, किकोरी बेसिन। क्लियर है। और रायो डी ला प्लाटा यहाँ पर है, इस रीजन में रायो डी प्लाटा एस्चुरी है, तो यहाँ पर इस कारण से यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो ये इक्वेटर से दूर है और यहाँ पर पीटलैंड की उतनी ज्यादा क्वालिटी नहीं है, वो ज्यादा होगा जहाँ पे जितना यहाँ होगा। तो ये तो हमने रायो डी ला प्लाटा एस्चुरी वाला रीजन, रिवर बेसिन वाला हटा देते हैं। अमेज़न बेसिन का बहुत ज्यादा मात्रा में हटाया जा चुका है, तो डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा कोंगो बेसिन में ही किया जा रहा है ना। तो ये आपके लिए ऑप्शन होगा जो करंट अफेयर से, इसको आप उठा सकते हैं कि कोरी बेसिन वहां पर है, ये आपको अमेज़न बेसिन है, ये को आपका कोंगो बेसिन है, और ये आपका पापुआन पे आपका किकोरी बेसिन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोंगो बेसिन आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला आपको इस क्वेश्चन का क्लियर हो चुका होगा। अगला हम लोग जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, तुरंत इसको अपडेट करके अपलोड करता हूं मैं, तब तक के लिए वेट। 2024 के प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 के डिटेल सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और हर एक क्वेश्चन का, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हर क्वेश्चन के आंसर के लिए बढ़ जाए। और साथ ही साथ अभी हम लोग ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन नंबर 17 को कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द परफ्लोरोअल्काइल एंड polyfluoroalkyl substances that are used in making many consumer products, considered in the following statement। पहले हम ये देखना है कि परफ्लोरोअल्काइल एंड पॉलीफ्लोरोअल्काइल जो सब्सटेंसेस हैं PFAS, ये है क्या। ये एक फ्लोरो, जब भी फ्लोरोअल्कलाइन जब जुड़ रहा है आपस में अल्काइल, जब ये जुड़ते हैं तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से इसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता है। ये लॉन्ग ईयर्स तक एग्जिस्ट करते हैं और इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये है। और एक स्टॉकहोम कन्वेंशन इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, जिसका आपको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट POPs के लिए किया जाता है। तो इसको अभी इसमें रखा भी गया है, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो 2006 से चल रहा है, तो इसमें भी रख लिया गया है कि ये जो पॉल्यूटेंट है ये बहुत खराब है। अब इसके बारे में देखें कि ये ज्यादातर यूज कहाँ पे हो रहा है। ये वाटर रिपेलेंट के लिए हो रहा है। जैसे कई बार आप कुकर को देखेंगे, फ्राइंग पैन को देखेंगे, इस पर आप वाटर डालिएगा तो वाटर इस पर स्टिक नहीं, ये वाटर उस पर रहता ही नहीं, कहीं चिपकता ही नहीं है, तुरंत फैल वो लगेगा कि लट्टू वो घूम रहा है इसके ऊपर, उस पर चिपकेगा नहीं। तो कई ऐसे सब्सटेंसेस, घर पे लकड़ी है, पेंट है, कई ऐसे जगह हैं जहां पर वाटर रिपेलेंट बनाया जा रहा है। यस, इवन कि फैक्ट्रियों से जो निकल रहा है, तो ये सारे केमिकल्स जब आप देखेंगे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी लगाया जा रहा है, उसमें पानी मारो, पानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यस, तो ऐसे प्रोडक्ट्स में भी ये सारे PFAS सब्सटेंसेस ये आ रहे हैं, और ये धीरे धीरे फैक्ट्री से, घर से ये धीरे धीरे आसपास के लैंड में ये वेस्ट जा रहा है, फिर पानी को जा रहा है, पानी में, तो ये आपको लैंड पॉल्यूशन भी कर रहा है, वाटर पॉल्यूशन भी कर रहा है। अब यहाँ से कुछ ग्रो करेंगे तो वो खाने में भी आता है, वहां से हम, क्योंकि ये तो ऑर्गेनिक ऐसा पॉल्यूटेंट है कि ये खत्म ही नहीं होगा, तो हमारे खाने में भी आएगा, हमारे पानी में भी आएगा। और जब हमारे शरीर में, मान लीजिए कि वो पानी में, यदि वो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पानी में गया, तो एक मछली ने खाया तो वो थोड़ा सा खाया, तो वैसे 10 मछलियां खाई तो उसमें थोड़ा थोड़ा 0.2 मिलीग्राम मान लीजिए माइक्रोग्राम में रहता है, 0.2 माइक्रोग्राम 10 खाएं तो टोटल कितना हो गया, 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आपको मिलीग्राम आ गया। तो अब उसको एक बड़ी मछली खाई 10 को, तो 10 इसमें 2 मिलीग्राम आ गया। अब 2 मिलीग्राम की बड़ी मछली को 10 ऐसी मछलियां थी जिसको एक और बड़ी मछली खाई, तो ये 2 मिलीग्राम का जो PFAS है, अब 10 खाई तो उसमें 20 मिलीग्राम आ गया। तो इसका मतलब है बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है, और उस बड़ी मछली को हमने खाया तो हमारे अंदर भी आएगा। तो ये जितने भी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है जो टूटते नहीं है, ये एक बायो एक्यूमुलेशन भी करते हैं, बायो कंसंट्रेशन होते होते बायो एक्यूमुलेट हो रहा है। तो ये हमारे ड्रिंकिंग वाटर से लेकर हर जगह जहां पर है, क्योंकि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन तोड़ने के लिए कई मेथड लाए जा रहे हैं आज के डेट। इंसिनरेशन का है कि जो प्रोडक्ट जो बनाया जा रहा है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करके उसको कर दिया जाए, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट हैं। और कहा जा रहा है कि पानी में भी, पानी के द्वारा भी उसको हाई टेम्परेचर पे करके उसको तोड़ा जा सके, प्लाज्मा के मेथड के द्वारा तोड़ने की बात की जा रही है। तो कई हैं। तो ये PFAS जो है आपको परफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंस एंड आपका पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंस जो है काफी आपको डेंजरस है एनवायरनमेंट के लिए, इसीलिए स्टॉकहोम कन्वेंशन में भी इसे लाया गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हैं कि इस पे बेस्ड स्टेटमेंट
कि PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग, सभी जगह आ चुका है। तो ये स्टेटमेंट, क्योंकि आपको पानी से रिपेलेंट रखना है, सेफ भी रखना है, तो फूड पैकेजिंग में भी रहेगा। PFAS आर नॉट इजिली डिग्रेडेड, होता ही नहीं है इन द एनवायरमेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है आपका। persistent exposure of PFS can lead to bioaccumulation in animal body। यदि आप इसमें धीरे धीरे रहेंगे, इसमें लगातार ये लेते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर आपका ये जो केमिकल है वो बायोटा के अंदर एक्यूमुलेट होकर परसेंटेज बढ़ाता जाएगा बायो। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 18 देखेंगे, तुरंत उसको अपडेट करता हूँ और अपलोड करता हूँ, वेट करें इसके।